आर्थराइटिस, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। So, rheumatoid arthritis is an inflammatory disease that initially destroys joints and adjacent connective tissue and then progresses to a systemic disease. अच्छा, अब ये होता इसमें ये है कि जो साइनोवाइटिस से शुरू होता है, जो साइन्यूवल मेम्ब्रेन है ना, उसकी इन्फ्लामेशन होती है, एंड दिस इज़ अ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, इसमें टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, और ये डिलेड टी सेल भी इसको कहते हैं। इसके बहुत सारे इसमें फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इसमें बैक्टीरियल, एनवायरमेंटल, वायरल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, बट इसेंशली वी डू नॉट नो कि होता क्या है कि जिस वजह से होते हैं। तो ये सारा हाइपोथेसिस है। हम इसकी सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस की बात करेंगे। सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन है इसकी एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस। तो अगर हम लंग्स के बारे में बात करें तो लंग्स में आपका पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट में इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस यानी वो रिस्ट्रिक्टिव फैट बनाएगा, एंड ऑल्सो सिस्ट्स विद हनी कॉम्बिंग। ठीक है, सो ये हमारा पल्मोनरी है, और आई थिंक इसमें प्लूरल इफ्यूजन भी प्रॉबली होते हैं। लेट मी रीचेक, वैसे इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन यस, इसमें प्लूरल इफ्यूजन भी होती हैं कभी कभी पेशेंट्स को। ठीक है, ये पल्मोनरी, तो यस, प्लूरल इफ्यूजन्स होती हैं, एग्जैक्टली, प्लूरल इफ्यूजन्स, इंटरस्टिशियल पल्मोनरी फाइब्रोसिस, पल्मोनरी नोड्यूल्स, हनी कॉम्बिंग, ये हमारा पल्मोनरी है। उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर, पेरिकार्डियल थिकनिंग एंड पेरिकार्डियल इफ्यूजन्स। तो इट्स अ कॉज ऑफ, इनमें पेशेंट्स में माइल्ड पेरिकार्डियल इफ्यूजन्स होती हैं इन्फ्लामेटरी रीजन की वजह से। मायोकार्डाइटिस, यस, अगेन ये भी होता है इसमें वेल्वुलर कंडक्शन डिफेक्ट, जिस तरह मैंने सार्कोइडोसिस का बताया था, ये इन्फिल्ट्रेटिव डिजीज़ है इन नेचर। उसके बाद सेवरल वैस्कुलाइटिस, फिर कार्डिक वेल्व्स की फाइब्रोसिस। ठीक है, तो इसमें ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं कार्डियोवैस्कुलर। हेमाटोपोइटिक में एनीमिया, सारी सेल्स लाइन डाउन होती हैं, एनीमिया भी होता है, प्लेटलेट काउंट भी कम होता है, यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, और प्लेटलेट का डिसफंक्शन क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट ले रहा होता है। इसी वजह से गैस्ट्राइटिस भी पेशेंट्स को हो जाता है। खैर, ये तो आर्ट्रोजेनिक कॉज है कि वो ड्रग्स ले रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। फिर एंडोक्राइन में एड्रीनल इंसफिशिएंसी, ये भी आर्ट्रोजेनिक है क्योंकि ग्लूकोकोर्टिकॉइड ले रहा है पेशेंट। और स्किन में डर्माटोलॉजिकली थिन एंड एट्रोफी स्किन। ठीक है, ओके, सो इसकी बहुत सारी एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस होती हैं इस डिजीज़ की, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। इसमें इन्होंने इनफैक्ट मिलर में टेबल भी दिया हुआ है कि ये क्या क्या सारी होती हैं। सो इसने टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का बताया। जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है, इसके आर्थराइटिस की वजह से, या इसकी एनकाइलोसिस का मतलब होता है वो जो रिपीटेडली एक इन्फ्लामेशन होती है जॉइंट की, और उसके बाद जो जॉइंट रिपेयर होता है, फिर इन्फ्लामेशन, फिर रिपेयर, तो वो ना फाइब्रोसिस हो जाती है। तो जब TMJ की होती है तो माउथ ओपनिंग रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। ठीक है, तो आपका एयरवे का डिफ़िकल्टी का एक रीज़न माउथ ओपनिंग की रिस्ट्रिक्शन होती है TMJ जॉइंट की फाइब्रोसिस की वजह से, राइट। और इनकी जो मैंडिबल है ये ओवरबिटन होती है, रिसीडिंग मैंडिबल होती है। और जो रिसीडिंग मैंडिबल है उसकी कोई तस्वीर है, लुक फॉर, I'll look for a photo जो हमें ओवर बाइट और अंडर बाइट दोनों दिखाया था कि एक ही दफ़ा ना ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए, क्योंकि इसका आपको पता होना चाहिए। मे बी आई फाइंड सम गुड फोटो, हू नोज़। or you might have seen some people with this is a good photo. ओके, सो इसमें आपको पता लग गया कि नॉर्मल क्या है, ओवर बाइट क्या है और अंडर बाइट क्या है। तो ओवर बाइट में जो निचला पोर्शन है जो कि मैंडिबुलर है वो रिसीड कर रहा है, वो पीछे है, ये एक ओवर बाइट फीचर है। और ये जो ओवर बाइट फीचर है, और ऑपोजिट में वो अंडर बाइट फीचर में वो आगे प्रोड्यूड कर रहा होता है। सो जो ओवर बाइट है ये फीचर आती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। ठीक है, आइज़ में चेंजेस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट,
लंग्स में मैंने बता दिया प्लूरा जो है, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस विद हनी कॉम्बिंग, फ्यूजन्स। उसके बाद जो किडनीज़ हैं इसमें अमालाइडोसिस, डिक्रीज रीनल फंक्शन। वैस्कुलाइटिस का वैस्कुलर सिस्टम में डिफ्यूज़ आर्थराइटिस आ गया, स्किन एट्रोफी, मसल वेस्टिंग, नर्वस सिस्टम में न्यूरोपैथीज़, जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट, वही आपका टाइफॉइड हाइपर सेंसिटिविटी, साइनोवाइटिस, बोन मैरो में एनीमिया, और बाकी सेल लाइंस भी डाउन हो सकती है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी हो सकता है, स्टमक में अल्सर्स, पेरिकार्डियम में पेरिकार्डियल इफ्यूजन्स एंड पेरिकार्डाइटिस, हार्ट्स में वेल्वुलर इनकॉम्पिटेंस, रिदमियाज, ये सारा कुछ कंडक्शन डिफेक्ट्स और वेल्व्स की फाइब्रोसिस की वजह से हो रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एक तो मैंने माउथ ओपनिंग का TMJ से रिलेटेड बता दिया, सेकेंडली जो लैरिंग्स है इसमें क्रीको एरेटनॉइड का आर्थराइटिस होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो क्रीको एरेटनॉइड जॉइंट है, इस जॉइंट के ऊपर बहुत सारी वोकल कॉर्ड्स की मूवमेंट होती है। सो अगर अगर और ये वही बॉल एंड सॉकेट सॉर्ट ऑफ जॉइंट होता है। अब अगर इस जॉइंट की आर्थराइटिस हो जाए तो इन दैट केस पेशेंट को एक तो स्टार्ट में ही ना हॉर्सनेस या कोई भी फोनेशन का प्रॉब्लम होगा, और लेटर स्टेजेस में स्पेशली अगर इस जॉइंट की सबलक्सेशन हो, क्योंकि जिस तरह हमें पता है कि जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस है उसमें एटलांटो एक्सियल सबलक्सेशन होती है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस में सब एक्सियल सबलक्सेशंस भी होती हैं, इसी तरह क्रिको एरेटनॉइड की सबलक्सेशन भी हो सकती है, और वो इंटूबेशन के फ़ौरन बात हो सकती है कि जब आपने ट्यूब डाली है और ट्यूब आपने थोड़ा मोटे साइज़ की डाल दी है अगर, और दैट इज़ वन रीज़न कि आप इन पेशेंट्स में ट्यूब को हमेशा थोड़ा छोटा साइज़ ऑप्ट करते हो। तो क्या होता है कि जो आपका क्रिको एरेटनॉइड जॉइंट है वो सबलक्सेट कर देता है, यानी पार्शली डिसलोकेट हो जाता है। तो इन दैट केस जो ही आप पेशेंट को एक्सटूबेट करोगे, पेशेंट को स्ट्राइडर होगा। अब पेशेंट को जब स्ट्राइडर होगा ना तो यू वुड इमीडिएटली आप सस्पेक्ट करोगे कि इसको कोई लरिंजल एडीमा है, कोई ऐसा मसला मसाइल है, ठीक है। और यू वुड वांट कि आप उस पेशेंट को, क्योंकि जब लरिंजल एडीमा होता है तो एज अ लास्ट रिसोर्ट, बल्कि इनफैक्ट एज अ फर्स्ट रिसोर्ट कहना चाहिए, क्योंकि आप जो इमीडिएट पोस्ट ऑफ पीरियड में तो आपको फ़ौरन उसको ट्रीट करना है, आप उसको ना रिसेमिक एपिनेफ्रीन की नेबुलाइजेशन कराते हो। इन एनी केस ऑफ लरिंजल एडीमा, इन एनी केस ऑफ लरिंजल एडीमा, जो आपका मेन थेरेपी है ना वो रिसेमिक एपिनेफ्रीन की, स्टेरॉइड्स भी हैं लेकिन वो बात की बात है, आपने रिसेमिक एपिनेफ्रीन की नेबुलाइजेशन करानी होती है ताकि वो उस जगह पे इन्फ्लेमेशन खोल दे। तो सरप्राइजिंगली इंटरेस्टिंगली जब आप इन द होप कि आप इस पेशेंट को रिसेमिक एपिनेफ्रीन की नेब्स कराओगे, आप होप करोगे, लेकिन वो नहीं सही होगा स्ट्राइडर। वाई? बिकॉज इन्फ्लेमेशन तो हुई नहीं, इन्फ्लेमेशन हैज़ नॉट कॉज्ड इट। ये स्ट्राइडर हुआ बिकॉज ऑफ द सबलक्सेशन ऑफ क्रिको एरेटनॉइड जॉइंट। सो ये अब ऐसे पेशेंट में अगर आपको सिनेरियो आता है तो पोस्ट ऑपरेटिव इमीडिएट पोस्ट ऑफ पीरियड में स्ट्राइडर और रोमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट था। दिस इज़ क्रिको एरेटनॉइड की सबलक्सेशन, बिकॉज जो ट्यूब थी वो जो दली है उसने उसको सबलक्सेट कर दिया है, बिकॉज वो जॉइंट पहले ही आर्थरेटिक था, वो पहले ही अनस्टेबल था। उसके बाद सर्वाइकल स्पाइन की भी सबलक्सेशन होती है, इसके बारे में हम भी बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद एटलांटो एक्सियल सबलक्सेशन होती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो ये रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, राइट। सो इसके बाद हम एयरवे के मतलब बात करते हैं। तो एयरवे में आपकी जो रिस्क ऑफ एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन है उसकी सेवरल रीजंस हैं। जो एक रीज़न है वो ये कि कि आपकी माउथ ओपनिंग छोटी होगी सबसे पहले, उसके बाद जब अगर माउथ ओपनिंग छोटी हुई और आपने जो भी किया उसके बाद उसको एटलांटो ऑक्सीपिटल सबलक्सेशन का रिस्क होगा, सॉरी एटलांटो एक्सियल सबलक्सेशन का रिस्क होगा, सब एक्सियल सबलक्सेशन का रिस्क होगा, क्रिको एरेटनॉइड की सबलक्सेशन जो मैंने भी बात की उसका रिस्क होगा, और जो ट्रेकिया होगा वो खुद से भी ना ट्विस्टेड होगा। वाई? बिकॉज इनकी सर्वाइकल स्पाइन कोलैप्स कर जाती है। अब ट्रेकिया के पीछे सर्वाइकल स्पाइन होती है, तो जगह जगह जहाँ सर्वाइकल स्पाइन कोलैप्स हो रही होगी वहाँ पे ट्रेकिया पीछे चला जाएगा, जहाँ पे कोलैप्स नहीं होगी वहाँ पे ट्रेकिया अपनी जगह के ऊपर होगा, तो वो ट्रेकिया ना अजीब ट्विस्टेड सा होगा। तो जब आप ट्यूब डालोगे ना तो वो जो ट्यूब है वो ट्रेकिया में जाके अड़ रही होगी, कहीं जाके रुक जाएगी, या वो आप डालोगे तो वो ट्रोमेटिक हो सकती है, ठीक है। वो तो ट्रेकिया इटसेल्फ, इवन तो ट्रेकिया खुद से इफेक्ट नहीं होता इस डिजीज़ में, ट्रेकिया इज़ नॉट अफेक्टेड, बट ट्रेकिया की ट्विस्टिंग हो जाती है अगेंस्ट अ सर्वाइकल स्पाइन पीछे जो है, जो कि खुद से अनस्टेबल हुई हुई है, जो खुद से जगह जगह से अनस्टेबल है, जगह जगह से वो कोलैप्स हुई हुई है। तो ट्रेकिया जो है वो एक सीधी लाइन में नहीं होता, ये एक प्रॉब्लम होती है विद दिस डिजीज़।
और इस वजह से कभी कभी ट्रेकिया की विजुअलाइजेशन में भी प्रॉब्लम हो जाता है कि वो अपनी जगह पे नहीं होती। इस जगह से एक और प्रॉब्लम होता है कि जब आप जो एक्सटर्नल लेरिंजियल मैनिपुलेशन करते हो ना, जब आप लेरिंगोस्कोप इंसर्ट करते हो एंड यू ट्राई टू मेक द व्यू वोकल कॉर्ड को मूव करके, लैरिंग्स को मूव करके, तो वो जो बर्प मैन्यूवर भी जिसको कहते हैं, बैकवर्ड अपवर्ड राइटवर्ड प्रेशर, यानी आप व्यू बनाने के लिए जो वोकल कॉर्ड करते हो, तो प्रॉब्लम ये होती है कि आप जब उसको करते हो ना और छोड़ देते हो तो साथ ही ट्रेकिया वापस अपनी जगह पे होके गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रेकिया जो है वो ट्विस्टेड है और उसको नीचे सपोर्ट नहीं मिल रही सर्वाइकल स्पाइन की। सो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है विद दिस, विजुअलाइजेशन ऑफ ट्रेकिया भी इसमें इफेक्ट होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। सो इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए आपको एयरवे से रिलेटेड बहुत एहतियात करनी है। यू शुड हैव ऑल द इक्विपमेंट्स विद यू। फाइबर ऑप्टिक होनी चाहिए आपके पास, ऑप्टिकल स्टाइलेट्स होनी चाहिए आपके पास, वीडियो लेरिंगोस्कोप होना चाहिए, हर तरह की ट्यूब्स के साइजेस होने चाहिए, बूजी होनी चाहिए, स्टाइलेट्स होने चाहिए, हर तरह के एयरवे जंक्स होने चाहिए आपके पास, इंटूबेटिंग एलएमएज होने चाहिए आपके पास, क्रिको थायराइडोटमी की किट्स अवेलेबल होनी चाहिए कोई भी इमरजेंसी तौर पर जरूरत पड़े। तो आपके पास यू शुड हैव ऑल योर इक्विपमेंट्स विद यू। ठीक है, राइट। उसके बाद आपको मैंडिबुलर प्रॉब्लम भी पता है कि जो हाइपोप्लास्टिक मैंडिबल की इसमें यहाँ पे बात की मैंने बताया, जो ओवरबिटन मैंडिबल है, ठीक है, तो ये भी इसमें होती है। क्रिकोरेटिनॉइड आर्थराइटिस की भी वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस, जिसमें आपका वो स्ट्राइडर वाला मसला है, इसने पाकू के बारे में भी बताया हुआ है। और सर्वाइकल स्पाइन इज़ एबनॉर्मल इन 80% ऑफ पेशेंट्स। और ये जो एबनॉर्मेलिटी है और बाय द वे कि जो सब अभी हम बात करेंगे जब हम सबलक्सेशन की, ये जो सबलक्सेशन पार्शियल डिसलोकेशन होती है हमेशा, बिकॉज वी नो कि अगर लेट मी शो यू अ डायग्राम, सो दिस इज़ अ डायग्राम, ठीक है, दिस वन। सो अगर आप इस डायग्राम को देखो तो इस डायग्राम में इट्स वेरी क्लियर कि जो आपका ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ओके, दिस इज़ योर स्पाइनल कॉर्ड जो कि पोस्टीरियरली है थोड़ा सा रिलेटिवली। तो इफ़ एनी सॉर्ट ऑफ किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर की, जैसे इसमें ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये डेंस है या ऑर्डेंटॉइड है, तो ऑर्डेंटॉइड अगर डिसलोकेट होगा तो सीधा स्पाइनल कॉर्ड को इम्पिंच करेगा। सो एनी सॉर्ट ऑफ सबलक्सेशन विल एक्चुअली इनएविटेबली लीड टू इम्पिंजमेंट ऑन द स्पाइनल कॉर्ड, तो वो डैमेज हो सकती है। सो हमेशा आपने सबलक्सेशन का इवेंचुअली मसला ये है कि वो it can actually cause impingement of the spinal cord. That is the problem that will come with it. Okay, so let's talk about Atlanto. इसने ये इस डायग्राम के ऊपर, इस साइड के ऊपर बताया हुआ है कि जो ये आपका फर्स्ट है सर C1 है, ये C2 है, तो एटलेंटो एक्सियल जॉइंट ये दोनों बनाते हैं। तो एटलस होता है C1 का, एक्सेस होता है C2 का, और यहाँ से ये सबलक्सेशन होती है और इसका जो कल्प्रेट होता है वो ऑर्डेंटॉइड होता है, और उसके बारे में हम बात करते हैं अभी। I don't know what the hell is this. Thankfully. Okay, so what normally happens is कि आपका ना going back to this diagram, ये जो पूरा आपका वर्टिब्रा है ना, ये आपका C1 है, ठीक है, और एटलस है ये, ठीक है। सो जो एटलस है इसमें जो आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये नीचे एक्सेस का है, यानी C2 का है। ये जो ऑर्डेंटॉइड है, जो गोला सा है ये वाला, ये बेसिकली नीचे से आ रहा है C2 का, ठीक है। और जब भी नेक की मूवमेंट होगी, स्पेशली फ्लेक्शन, एक्सटेंशन के साथ भी हो सकती है लेकिन स्पेशली विद फ्लेक्शन, तो जब भी नेक की फ्लेक्शन होती है, व्हाट हैपन्स इज कि एटलस टेंड्स टू गो डाउन। नेक की फ्लेक्शन में एटलस टेंड्स टू गो डाउन, लेकिन ये जो नीचे जाना है इसका, ये रोक रहा होता है ट्रांसवर्स एक्सियल लिगामेंट। ये लिगामेंट इसकी इस मूवमेंट को रोक रहा होता है। सो जो टेंस है ये पीछे जा ही नहीं सकता, बिकॉज दिस ट्रांसवर्स एक्सियल लिगामेंट इज़ प्रिवेंटिंग इट्स मूवमेंट, ठीक है। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता पीछे जाएगा तो ये स्पाइनल कॉर्ड को इम्पिंच करेगा, हिट करेगा और इंजर करेगा। तो जो एटलेंटो एक्सियल सबलक्सेशन है, उसमें क्या होता है
कि आपका जो ट्रांसवर्स एक्सियल लिगामेंट है इसकी डीजनरेशन हो जाती है ड्यू टू द रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि उसकी इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। सो उसकी इन्फ्लेमेशन वजह से जब ये जीन डीजनरेट करता है, तो नाउ इसको जो वो चीज़ होल्ड बैक कर रही थी होल्ड बैक नहीं करती, और अब ये आके पीछे स्पाइनल कॉर्ड को हिट करता है ड्यूरिंग नेक फ्लेक्शन, ठीक है। इसको लेट्स रीड इट कि अटलांटोइडल सबलक्सेशन इज अ नॉर्मल मूवमेंट ऑफ C1 वर्टिब्रा ऑन C2, और वो असल में हो ये रहा है कि जो ट्रांसवर्स एक्सियल लिगामेंट है इट होल्ड्स द ऑडोंटोइड प्रोसेस, ठीक है। जब इंटैक्ट होता है ये, तो वो होल्ड कर रहा होता है, और ये होल्ड कर रहा होता है इस तरह होल्ड कर रहा होता है, ये जो हम दोबारा इसको मालूम कर रहे हैं कि ये जो इंटीरियर आर्च ऑफ C1 है ना, ये वाली पूरी, ये और डेंस ये एक साथ मूव करते हैं, इन यूनिसन मूव करते हैं। दैट इज़ द आइडिया, ताकि किसी भी सूरत डेंसिस एंटीरियर आर्च से अलग होकर पीछे ना चला जाए, ठीक है। ये हमारा बेसिक मकसद है, ठीक है। तो ये इन यूनिसन मूव करते हैं हमेशा, कि जब भी नेक फ्लेक्स हुई एक्सटेंड की, ये एक साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। और इस जगह पे अगर गौर से देखा जाए, इस जगह ये जो इंटीरियर आर्च ऑफ C1 है ये, और जस्ट बिकॉज यहाँ पे डेंस है, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है ये आप मेजर कर सकते हो, और इस डिस्टेंस को आप कहते हो एटलस डेंस इंटरवल। ये वाली जो लाइन है ADI, एटलस डेंस इंटरवल। तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशंस के आप रेडियोग्राफ्स लेते हैं, और इन रेडियोग्राफ्स में आप देखते हो एटलस डेंस इंटरवल, और जो ये इंटरवल है अगर ये बढ़ जाता है, तो अगर हम लेट्स से कि ये है आर्च ऑफ C1 और ये डेंस है नॉर्मल, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन कि ये फ्लेक्स नेक का रेडियोग्राफ आया है, और ये देखो अब ये ADI कितना बढ़ गया इनका डिस्टेंस आपस में, ठीक है। सो कंपेयर टू दिस वन, इसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया इनका, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस 4 मिलीमीटर जो लाइन लिखी है या इससे ज़्यादा हो जाए ADI, दैन अटलांटो एक्सियल इंस्टेबिलिटी इज़ प्रेजेंट, और ये सिग्निफिकेंट है, और अब पेशेंट इज़ एट इंक्रीज रिस्क ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। नॉर्मली आपकी जो रेस्टिंग मसल्स की टोन है वो मेंटेन करेगी, वो इसको होने नहीं दे रही होती, लेकिन जो ही मसल आप पेशेंट को सिडेट कर देते हो और उसकी मसल टोन उड़ा देते हो विद पैरालिटिक एजेंट या हिप्नोटिक एजेंट ज़्यादा जो दिया उससे, तो उस टाइम ये सबलक्सेशन होती है, स्पाइनल कॉर्ड की इम्पेजमेंट हो जाती है, और पेशेंट पैरालाइज हो सकता है, उसकी वजह से इंजर हो सकती है उसकी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये ज़्यादा मसला फ्लेक्शन में होता है हमेशा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक्सटेंशन आराम से कर लो इन लेरिंगोस्कोपी, एक्सटेंशन में भी मसला हो सकता है, क्योंकि उसके बिल्कुल मसल टोन निकल गई है, कुछ भी हो सकता है। लिहाजा यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब आपका 4 मिलीमीटर से ऊपर है ADI, दैन यू हैव टू आइडियली अवेक फाइबर ऑप्टिक करो, या उसके बाद अवेक वीडियो लेरिंगोस्कोपी करो, और उससे लेस डिज़ायरेबल है कि आप मिल्स मैन्यूवर के थ्रू उसको इंटूबेट करो, ओके। सो पेशेंट की कभी सिम्टम्स नहीं पूछनी, क्योंकि अवेक पेशेंट अपनी मसल टोन की बेसिस के ऊपर ये होने नहीं दे रहा है। बट इफ़ द पेशेंट हैज़ बीन, आपने सिर्फ उसके रेडियोग्राफ्स लेने और उसकी बेसिस पे ADI देखना है, उसको प्री ऑप कोई सिम्टम नहीं होगा, लेकिन आप इंटूबेट करोगे बाद में पता लगेगा आपने पेशेंट को पैरालाइज कर दिया, पैरालिसिस कॉज कर दिया फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, क्योंकि उसको सबलक्सेशन हो गई थी अटलांटोइड से। इट इज़ वेरी सीरियस, ठीक है। तो जो लीस्ट फेवरेबल फिर मैन्यूवर है वो ये कि आप मिल्स कर लो, और अगर आपने मिल्स भी नहीं किया फिर तो आपने बहुत डेंजर में रख दिया पेशेंट को। अच्छा, उसके बाद सब एक्सियल सबलक्सेशन है, और जो सब एक्सियल सबलक्सेशन है वो ये होती है कि बिलो द एक्सेस, यानी C2 के नीचे वाले जितने भी वर्टिब्राज हैं उसकी वो जो है ना एक वर्टिब्रा दूसरे पे सबलक्सेट करेगा, और वो भी स्पाइनल कॉर्ड की इसी तरह इम्पेजमेंट कॉज करेगी। तो ऐसे पेशेंट्स में आपने सर्वाइकल स्पाइन की नीचे वाले को भी ख्याल करना होता है, और आपने नेक की एक्सट्रीम फ्लेक्शन नहीं होने देनी। फ्लेक्शन में सबसे ज़्यादा सबलक्सेशन होती है, तो जो फ्लेक्शन है नेक की उसको अवॉइड करना है। अगर आप हेड रिंग यूज़ करो या कोई भी नेक पिलो यूज़ करो तो वो ज़्यादा एलिवेटेड ना हो, क्योंकि उससे नेक फ्लेक्स हो जाएगी। आपने नेक को न्यूट्रल पोजीशन में रखना है और मूवमेंट्स को मिनिमाइज़ करना है। और जो लास्ट चीज़ है वो सुपीरियर माइग्रेशन ऑफ ऑडोंटोइड। अब होता ये है कि जो बोन्स वगैरह सारी जो है ना इसमें डिस्ट्रॉय हो जाती है न्यूमेटॉइड में, सर्वाइकल स्पाइन, उसके लिगामेंट्स और इवेंचुअली थोड़ी बहुती बोन्स भी, लेकिन ऑडोंटोइड प्रोसेस को कुछ नहीं होता। तो जब ऑडोंटोइड प्रोसेस को कुछ नहीं होता ना, तो वो ना ऊपर भी मूव कर सकता है, और अगर वो ऊपर मूव करता है तो इन दैट केस वो ऊपर फोरामन मैग्नम को ऑक्लूड कर देता है, के थ्रू प्रोजेक्ट करता है और ब्रेन स्टेम को ऑक्लूड कर सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट को ब्रेन स्टेम के साइंस आ सकते हैं इम्पिंजमेंट के, और पेशेंट को क्वाड्रिप्लेसिस भी हो सकता है। दिस इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि ब्रेन स्टेम के थ्रू ही सारे आपके ट्रैक्ट जाने मोटर वाले जो हैं। सो देयरफॉर
ऐसे पेशेंट जिनको सुपीरियर माइग्रेशन ऑफ ओडोंटॉइड होता है उनकी भी एक सर्जरी की जाती है जिसमें आप ट्रांस ओरल रूट के थ्रू जाते हो और आप ओडोंटॉइड प्रोसेस को निकाल देते हो। और ओडोंटॉइड प्रोसेस को निकालने के बाद पेशेंट की सर्वाइकल स्पाइन जो होती है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाती है। ओडोंटॉइड प्रोसेस भी निकालते हो और एंटीरियर आर्च को भी C1 की निकालते हो। तो लिहाजा फिर उसके बाद आपको पोस्टीरियर स्पाइनल फ्यूजन करनी पड़ती है पेशेंट की, ताकि वो अनस्टेबिलिटी जो हुई है तो आप उस जॉइंट को फ्यूज़ ही कर देते हो ताकि वो जॉइंट मूव ही ना करें। ठीक है, सो दैट इज़ द थिंग अबाउट दिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस। लास्टली ये कि जो ट्रेकिया है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी ट्विस्टिंग और वो सब कुछ होती है। सो दैट इज़ very much it, and we are done with RA as well as the entire orthopedic unit.